बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र में पल पल सियासी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग खत्म हो चुकी है, जो कि कुछ देर पहले मीटिंग शुरू हुई थी। ट्राइडेंट होटल में ये मीटिंग हुई थी। हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत हुई है। 55 मिनट तक मीटिंग जारी रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर हलचलें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जानिब महाराष्ट्र में सदराज का निफाज है, तो दूसरी तरफ हुकूमत बनाने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। ट्राइडेंट होटल में ये मीटिंग हो रही थी। हुकूमत साजी के मामले पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है। हालांकि क्या बातचीत हुई, ये अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। 55 मिनट तक हालांकि ये मीटिंग चली है। अमित हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मुंबई से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। अमित, बताइएगा इस मीटिंग में हुकूमत साजी को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, बड़ी बातें? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जो है जिस तरह से तीनों ही पार्टियां कह रही, कल उद्धव ठाकरे ने भी कहा, कांग्रेस एनसीपी ने कहा किस तरह का प्रोग्राम होगा, उसको लेकर जो है लगातार चर्चा हुई। कल एनसीपी कांग्रेस बीच में चर्चा हुई और आज जो है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे बीच में चर्चा हुई। मेन मुद्दा था कि किसानों का मुद्दा, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि हम कर्ज माफी नहीं करेंगे, हम कर्ज मुक्ति करेंगे, यानी किसी के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज न रह पाए। इसको लेकर जो है बातचीत हुई। आखिरकार कैसे होगा, सत्ता कैसे चलेगी, क्या एजेंडा होगा किसानों का कर्ज माफ करने के लिए, क्योंकि पहले ही राज्य सरकार के ऊपर जो है कर्ज पहले से ही है, यानी राज्य सरकार के पास पैसा उतना नहीं है कि वो हर चीज को जो है इस्तेमाल किया जा सके। ये सरकार पहले से कर्ज में डूबी है, ये पहले भी कई बार बताया जा चुका है। तो किस तरह से ये चीजें होंगी, उससे बहस हुई। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो 2.5 साल का फॉर्मूला जो बताया जा रहा था सूत्रों द्वारा से, कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल जो है एनसीपी का होगा। तो इसमें थोड़ा सा पेच जो है फंसा हुआ है कि आखिरकार इसको कैसे बैठ के सुलझाया जाए। तो इस पर जो है बैठक हुई यहाँ पर, जिसमें उद्धव ठाकरे मौजूद थे, मिलिंद नार्वेकर मौजूद थे, तो उद्धव ठाकरे के सचिव हैं। उसके अलावा जो है कांग्रेस से अशोक चौहान, बिजला चौहान और बादशाह थोराट, माणिकराव ठाकरे, ये लोग मौजूद थे। तो अब पेज ऐसा फंसा हुआ है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे किस तरह से वर्कआउट करना है, क्योंकि एक घड़ा जो है कांग्रेस एनसीपी का ये कह रहा था कि जब 105 सीटें बीजेपी की थी और शिवसेना 56 पे थी, तो वो 2.5 साल मांग रहे थे। तो जो हमारी सीट एनसीपी की सीट तो 56 है और 54 है और इनकी 56 है, तो इसको कैसे निपटाया जाए, क्योंकि जो कॉमन मिनिमम एजेंडा बनेगा और तीनों पार्टियों की सहमति का बनेगा। जो 2.5 साल के फॉर्मूले पे जो पेज अटका हुआ है, क्या ये 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर उद्धव ठाकरे से इस मीटिंग में बातचीत हुई? एनसीपी ने इस ताल्लुक से कुछ बातचीत उद्धव ठाकरे के सामने की? देखिए, निश्चित रूप से इससे बातचीत हुई है। इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किस तरह का होगा, उस पर बातचीत हुई है। किसानों को लेकर शिवसेना जिस तरह से आक्रामक दिखी है और बार बार कहा है कि हम उनका कर्ज माफ नहीं, कर्ज मुक्त करेंगे, उस मुद्दे पे बातचीत हुई है। तो ये बैठकों का दौर शुरुआत सुबह से हम देख रहे हैं, लगातार हलचल हो रही। कल से जब से अहमद पटेल और शरद पवार की बैठक हुई, उसके बाद देखा देर रात को जो है उद्धव ठाकरे का अहमद पटेल बैठक हुई। आज सवेरे जो है वापस जो है शरद पवार ने मैसेज दिया था बैठक की, कमेटी का गठन हो गया है दोनों ही तरफ का, जो बातचीत करेगी। उसके अलावा उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हुई। तो बैठकों का दौर बहुत जल्दबाजी हो रहा है और इन बैठकों को देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार बनाने को लेकर ये तीनों पक्ष जो है बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है स्थायी सरकार महाराष्ट्र में इनकी मिले। जी, और इसीलिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और ये मीटिंग्स हलचल तेज करते हुए महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और मजीद बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मजीद तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे अमित। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर बातचीत शिवसेना और कांग्रेस के दरमियान हुई। साथ ही साथ 2.5 साल का जो रोटेशनल सीएम का फॉर्मूला पहले शिवसेना की तरफ से रखा गया था, उस पर कहीं ना कहीं एनसीपी भी चलती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। और साथ ही साथ कितने मुद्रा होंगे, क्या कितने कलमदान पार्टियों को दिए जाएंगे, तीनों पार्टियों को, उस पर भी बातचीत हुई। और हुकूमत साजी को लेकर ये मीटिंगें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं तीनों पार्टियां।
अलहदा अलहदा मीटिंग करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की ये मीटिंग शिवसेना से हुई जो कि ट्राइडेंट होटल में हुई और अब इस मीटिंग का इख्तिताम हो गया है। हुकूमत साजी के मामले पर 55 मिनट तक इस मीटिंग में बातचीत हुई है। इससे पहले एनसीपी और कांग्रेस की आज मीटिंग हुई है और दोनों ने ये फैसला लिया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाएंगे। उसके लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। 5 अरकान भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। उधर शिवसेना तर्जुमान संजय राउत को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अगला वजीर आला शिवसेना का ही होगा। कोई आगे नहीं जाएगा। राजनीति चलती रहेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। साथ बात चल रही है, शिवसेना का ही होगा। जेएनयू में तलबा का हंगामा लगातार जारी है। हॉस्टल, मेस और दिगर की फीस में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं। अब ये तलबा यूजीसी दफ्तर का घेराव भी करने के लिए तैयार हैं। तलबा का कहना है कि जो भी इजाफा किया गया उस पर कोई आकर बात करे तो करे कि आखिर ये इजाफा क्यों किया गया है, आखिर क्यों इंतजामिया उनके सामने नहीं आती और नहीं बताती कि फीस में इजाफा आखिर क्यों किया गया है। तो लगातार तलबा का एहतजाज जारी है। जेएनयू के अंदर पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हंगामा बरपा है, लेकिन हंगामा क्यों बरपा है ये समझते हैं यहाँ के छात्रों से ही। हमारे साथ हैं शुभम पांडे। शुभम, पिछले कुछ दिनों से लगातार जेएनयू में काफी हंगामे चल रहा है, आप लोगों का नारेबाजी प्रदर्शन लगातार चल रहा है, आज भी प्रदर्शन करने का है, किस मसले को लेकर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा हंगामा है जिसे आप हंगामा कह रहे हैं, वाकई में एक छात्रों का आक्रोश है और वो बहुत दिनों का जमा हुआ आक्रोश है उस चीज के खिलाफ जो चीज पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक और एंटी स्टूडेंट है। छात्र विरोधी एक के बाद एक ऐसे कदम इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं। जब से हमारे नए कुलपति हमारे यहाँ पे आए हैं, पहली बात उन्होंने संवाद को पूरी तरह से छात्रों से खत्म कर दिया और एक के बाद एक छात्रों के ऊपर ऐसे नियमों को थोपा गया जो कभी भी जेएनयू के कल्चर का हिस्सा नहीं था। जो वर्तमान में आप जो मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट लगभग 20-25 दिन पहले हमारे वेबसाइट पे एक नया अपडेट आता है कि हम एक नया हॉस्टल मैनुअल लाने जा रहे हैं। हॉस्टल मैनुअल वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमारे हॉस्टल के सारी नियमावली, सारे क्रियाकलाप जो है रेगुलेट होते हैं, उससे संचालित होते हैं। तो कहा गया कि चूंकि पुराना हॉस्टल मैनुअल के बहुत से प्रावधान जो हैं वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, तो कुछ प्रावधानों को हटा के नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। तो जो नए प्रावधान लाए गए उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ था, जो छात्रों को सबसे ज़्यादा खटक रही है, वो ये था कि फीस में बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड वृद्धि की गई। वो वृद्धि भी 5%, 10% नहीं बल्कि 300% तक की वृद्धि हुई। मेस बिल जो हम लोग खाना खाया करते थे उसमें लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। 2 से 2,500 रुपये हमारा मेस बिल आया करता था, उसमें 1,700 रुपये सर्विस चार्ज ऐड कर दिया गया, तो बढ़ के लगभग 4,500 से 5,000। 10 रुपया पर मंथ हमारा मेंटेनेंस चार्ज हॉस्टल का एक रेंट लगा करता था, उसको 300 और सिंगल सीटर का जो 20 रुपया लगा करता था उसको 600। अब इसको अगर आप साल के हिसाब से लिए तो जहां 240 रुपया लगा करता था वो आज लगभग 4,000 के करीब पहुंच गया है। आज जो है, आज तमाम जो छात्र संगठन है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, सब आप लोग एकजुट होकर आज यूजीसी जा रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आप लोग क्या अपनी मांग रखेंगे, इन्हीं मांग को रखेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे प्रशासन की ओर से पहली बात तो कोई संवाद नहीं किया गया और जो कुछ बाहर के लोगों को जो बताया गया कि ये जो भी मूवमेंट चल रहा है पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि हमने मजबूरी में आकर किया, यूजीसी ने हमारा फंड रोका है, ये पूरी तरह से ऊपर से संचालित हो रहा है। जो प्रशासन के लोग जो हवाला दे रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं, ये चीज यूजीसी, इसका जिम्मेदार यूजीसी है, इसका जिम्मेदार एमएचआरडी है। तो हमने इतने दिनों से यहाँ पे तो अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। हमने ये कहा है कि जो भी आपके कारण है, आपको बढ़ाना है तो बढ़ाइए, आप आइए हमसे बात करके उसका रैशनल तो दीजिए, उसका एक जस्टिफिकेशन तो दीजिए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप जहां पर उस पल्ला झाड़ के जहां पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं वहां भी एक आध अटेम्प्ट ले लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों के तादाद में यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पे एकजुट हुए हैं और यहाँ से एकजुट होने के बाद ये यहाँ से आईटीयू जाएंगे। आईटीयू स्थित जो वहाँ पर यूजीसी का दफ्तर है, वहाँ पर जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय में जाकर वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को वहाँ रखेंगे, जिस बात को लेकर इन छात्रों के बीच में पिछले कुछ समय से लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जानने की कोशिश करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। शंकर आनंद खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे। शंकर आनंद, तलबा एहतजाज करते हुए यूजीसी का रुख करने वाले हैं, क्या यूजीसी पहुंच चुके हैं ये तलबा? और अगर इंतजामिया की बात करें तो क्या इंतजामिया अभी भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है?
देखिए, इस वक्त मैं जेएनयू के अंदर में हूँ। जेएनयू कैंपस के अंदर में छात्रों के द्वारा लगातार जो फी में जिस तरह से बकायदा इन लोगों की बढ़ोतरी हुई है, हॉस्टल के जो चार्ज है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ ही मेस का जो खर्च है उसमें जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, उसी के विरोध में तमाम जो छात्र संगठन है, यहाँ पर बात की जाए तो सिर्फ एक लेफ्ट नहीं या राइट नहीं, तमाम जितने भी संगठन हैं जेएनयू के अंदर में, सभी छात्र संगठन एक साथ होकर, एकजुट होकर ये इस विरोध मार्च में जुटे हुए हैं। और इस वक्त में अभी वो जेएनयू कैंपस में ही है। यहाँ से वो विरोध करते हुए, बाकायदा मार्च करते हुए यहाँ से यूजीसी मुख्यालय जाएंगे और वहाँ जाने के बाद अपनी बात को रखेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लगातार हजारों के तादाद में यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए, यहाँ पे नारेबाजी की शक्ल देखते हुए अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इन छात्रों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से बकायदा जो मसला है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से बात करने के लिए भी, लेकिन प्रशासन इनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले को लेकर वो यूजीसी जाना चाहते हैं और यूजीसी में वहाँ पर जाकर अपनी बात को रखना चाहेंगे। तो यहाँ से इनका जो आईटीओ तक जाने का जो कार्यक्रम है फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। इस वक्त में सभी छात्र छात्राएं जेएनयू के अंदर ही हैं और जेएनयू से जब यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित तौर पे ये जिस बस में से जाएंगे, आसपास में पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ से छात्र छात्राएं तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ से यूजीसी के मुख्यालय पर जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन लगातार जो सुबह से ही यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर प्रशासनिक जो दफ्तर है बकायदा यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर रह करके अपनी बातों को एक नारेबाजी के शक्ल में देते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी शंकर आनंद, लगातार हम ये देख रहे हैं कि 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, तलबा एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि सड़कों पर ये तलबा निकल आए थे और फिर उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी उन पर हुआ था। ऐसे में तलबा ने ये कहा है कि हम कई तरह के एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है हमारी सुन नहीं रहा है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है, जब आप उन तलबा से बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने सारा ठीकरा यूजीसी पर फोड़ा है, तो क्यों ना हम आखिरी कोशिश कर लें, यानी यूजीसी पर के सामने जाकर वहां जाकर अपने गुस्से को दिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या लगता है कि प्रशासन इनसे बातचीत करने के लिए सामने आएगा। इतने दिनों से एहतजाज जारी है लेकिन प्रशासन सामने नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी का कि इन तलबा से बातचीत की जाए और इस मसले को खत्म किया जाए। देखिए, मसला इतना जल्दी, इतना शांति से खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इस मामले पर जिस तरह से छात्रों की मांग है कि उनकी जो फी है उसमें कई गुना बढ़ोतरी की गई, जो बेस का चार्ज है वो कई गुना बढ़ा दिया गया और इसके साथ साथ जो हॉस्टल का जो चार्ज है जहाँ रहते हैं उसमें कई गुना बढ़ोतरी की गई है। तो इन छात्रों की मांग है कि थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा बढ़ाइए, लेकिन कई गुना इनका कहना है कि 300 गुना ज्यादा उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इन तमाम मांगों को लेकर ये छात्र यहाँ एकजुट हुए हैं और ये काफी कम है ऐसे मसला ऐसा देखा जाता है जिस वक्त में किसी भी मसले पर तमाम जो छात्र संगठन है एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो इस मसले पर जो जेएनयू का मसला है, जेएनयू में छात्रों का मसला है और यहाँ का रहने का मसला है, इस तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए तमाम जितने भी यहाँ पर संगठन है, छात्रों का जो संगठन है वो छात्र संगठन एकजुट हुए हैं और इस बात पर अपनी एकजुटता के साथ इस मांग को रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रशासन उनसे बात करने के लिए तैयार हो। लेकिन प्रशासन का कहना है कि पिछले 14 साल से कोई भी फी में बढ़ोतरी नहीं हुई है और 14 साल के बाद अगर बढ़ोतरी हो रही है तो इतना जायज है, इतना होना चाहिए। तो इस तमाम जो मसले हैं फिलहाल अभी जिस तरह से बकायदा 2 दिन पहले यहाँ पर दीक्षांत समारोह था और दीक्षांत समारोह में जिस तरह से एचआरडी मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे, लेकिन इस हंगामे और प्रदर्शन की वजह से कई घंटे तक उनको यहाँ पे फंसना पड़ा। तो इतना स्पष्ट है प्रशासन तक इनकी बात जो है वो पहुँच रही है, प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि इन छात्रों की मांग क्या है, लेकिन क्या वो इस मांग को मानेंगे, वो फिलहाल तो अभी इस मामले पर कुछ सहमति बनती नहीं। ये बताइएगा कि ये तमाम तलबा और तालिबात यूजीसी के लिए कितने बजे निकलने वाले हैं जेएनयू कैंपस से? देखिए, 1 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम था, लेकिन इस वक्त में 2:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निकले नहीं। हो सकता है आधे घंटे के बाद ये छात्र संगठन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से तकरीबन 35 मिनट के फासले में आईटीओ पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वो बस के मार्फत से जाएंगे और बस से आधा घंटा से 40 मिनट में यूजीसी पहुँच जाएंगे। तो 3 से 3:30 बजे का जो वक्त है वहाँ पर छात्र पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद
वहाँ पर कोशिश करेंगे जो तमाम जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हो और ये अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। और अगर वह मुलाकात प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं होता है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर मुलाकात नहीं होता तो निश्चित तौर पे ये छात्र वहाँ भी बैठ करके धरना प्रदर्शन वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो लिहाजा वहाँ की अगर यूजीसी दफ्तर की अगर बात करें तो यूजीसी दफ्तर के बाहर वहाँ पर काफ़ी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अब छात्र तकरीबन यहाँ पर आधे घंटे के बाद यहाँ पर निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद तलबा और तालिबात का ये एहतजाज यूजीसी की तरफ गामजन होगा। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि तलबा में गुस्सा लगातार जारी और हम देख रहे हैं 15 दिनों से ज़ायद का अरसा हो चुका है जब से ये तलबा एहतजाज कर रहे हैं। फीस में इजाफे को लेकर तलबा सरापा एहतजाज है, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से शुमाली हिंदुस्तान और दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हाइड्रोजन पर मबनी ईंधन तकनीक तलाश करने को कहा है। मरकजी हुकूमत ने अदालत को बताया कि ऐसी तकनीक तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में 3 दिसंबर को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करेगी। प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज रहा। सीनियर एडवोकेट पंजवानी साहब हैं जो लगातार प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते रहे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट फिर नाराज हुआ, आप लोगों ने कैसे संतुष्ट किया? देखिए, हमें संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली से कहा था, आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट भी दी थी और ये रिपोर्ट आई थी सितंबर में और अक्टूबर में सीपीसीबी के पास पहुंची। सितंबर की रिपोर्ट अक्टूबर में आई, उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप स्टेबल बर्निंग पराली का जो जलाना है वो बंद नहीं करेंगे तो दिल्ली ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर दिल्ली में सारे सोर्सेज पोल्यूशन के भी आप बंद कर दें और पराली बर्निंग बंद नहीं करें तो दिल्ली का हाल ऐसे ही रहेगा जो आज भी है। आप देख सकते हैं कि आज क्या हाल है हाइड्रोजन के मामले में भी। और हाइड्रोजन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि सीएनजी फेल, पेट्रोल फेल, डीजल फेल, तो अब ऐसा कोई फ्यूल लेके आए जिससे बात आगे बढ़े और ये जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उससे कुछ राहत मिले। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लेके आएँ कोर्ट में और बताएं कोर्ट को कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर नहीं है तो इस पे काम करना शुरू करें। कोई ऐसा फ्यूल लेके आएं जिससे प्रदूषण कम हो। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि प्रदूषण न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इफेक्ट कर रहा है और सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों को इस मामले में कारगर कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि क्या कोई ऐसा भी फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन के आधार पर कोई ऐसा फ्यूल यूज किया जा सकता है जिससे प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। केंद्र सरकार को 3 दिसंबर तक जवाब देना है। देखना यह है कि केंद्र सरकार किस प्रकार का मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है ताकि इस प्रकार के प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक के इफ्तिताह में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम काफी कामयाब हुई है। इन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत काफी सुधरी है। इन्होंने दिल्ली में फिजाई आलूदगी में हुए इजाफे के ताल्लुक से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सब लोग डॉक्टर के बिहेवियर की तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर की भी तारीफ कर रहे हैं, दवाइयाँ सारी यहाँ पे फ्री हैं। और अभी डॉक्टर बता रही थी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं, मतलब कि पहले इलाज वहाँ कराते थे अब इधर आ गए हैं, पिछला प्रिस्क्रिप्शन वहाँ का लेके आ रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम जो है सरकारी हेल्थ सिस्टम, वो जैसे एजुकेशन में हम कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूलों के बराबर कर दिए हमने सरकारी स्कूल, ऊंचा कर दिए उनसे भी। अभी एक बगल में एक सरकारी स्कूल है, सब लोग बता रहे हैं कि उसका बिल्कुल काया पलट हो गया। उसी तरह से दिल्ली का हेल्थ सिस्टम जो है
नाउ इट इज ऑलमोस्ट सरकारी सिस्टम जो है इट इज एट पार विद द प्राइवेट। अरविंद, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए हैं लोगों के और मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन स्वास्थ्य लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, और स्थिति अब फिर खराब हो गई है। आज ऑड इवन शुरू हुआ है, क्या ऑड इवन बढ़ाया जाएगा और क्या वजह अभी मान रहे हैं आप फिर से? ऑड इवन बढ़ेगा। हम सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन, मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा। 10 अक्टूबर तक, आप सब लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, 10 अक्टूबर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में था, और 10 अक्टूबर तक नासा सैटेलाइट की इमेजेस दिखाती हैं कि कोई पराली नहीं जल रही थी। 10 अक्टूबर से अचानक पराली जलने लगी, सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर सारा रेड पोर्शन आ रहा है, और 10 अक्टूबर से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी, इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच गया। अब दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? दिल्ली के लोग क्यों सफ़र करें? दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके पूरे साल अपना पोल्यूशन कम किया है। हम लोगों ने 25% पूरा साल अपना पोल्यूशन कम किया है। वी हैव कम इन गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट कैटेगरी। लेकिन इस दौरान आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, 3-4 दिन बीच में कम हुआ बिकॉज वहाँ बारिश हो गई थी। उधर बारिश हुई तो उन्होंने पराली जलानी बंद कर दी, दिल्ली का धुआं कम हो गया। अब फिर से बता रहे हैं, आज आप ही लोग बता रहे हैं, आप ही के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि पराली का धुआं बहुत बढ़ गया है। तो मुझे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। तो दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर बहुत चिंतित। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। नाअहल करार दिए गए अफराद को अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। साबिक स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और नतायज 9 दिसंबर को आएंगे। नाअहल करार दिए गए अरकान में आर रोशन बेग भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आला येदियुरप्पा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Decision of the Supreme Court, they have given the verdict. All 17 MLAs, they can contest for elections. I welcome this decision, and from tomorrow onwards, we are going to go all out to all the assembly constituencies. Under 1%, we are going to win all the 17 seats. Again, I will welcome Supreme Court decision. So any decision on who will get the tickets? Will these 15 rebel MLAs We will discuss today. We are having a core committee meeting. Our president ourselves, we are going to sit here there, and we will take decision in the evening, and we will take final decision. स्पीकर ने वो 2023 तक उनको डिस्क्वालीफाई किया था। उसका आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सुप्रीम कोर्ट जो दिया है वो आदेश को स्वागत करता हूँ, और चुनाव लड़ने के लिए 17 शासकों को भी तीर्प जो आया है उसको भी मैं स्वागत करता हूँ। आईआईटी मदारस की तालिबा फातिमा लतीफ की मुबैना खुदकुशी केस की जांच पुलिस कर रही है। इस बीच फातिमा के वालिदैन ने केरल के वजीर आला पिनराई विजयन को खत लिखकर पुलिस जांच में मुदाखलत करने की ख्वाहिश की। उन्होंने इंसाफ की अपील की है कि फातिमा के कमरे से कोई खुदकुशी नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस मोबाइल फोन की जाँच की जा रही है। ज़राए के मुताबिक फातिमा के वालिद ने अपने मकतूब में फातिमा के मोबाइल फोन में दर्ज नोट का तस्करा किया है, जिसमें एक टीचर का नाम लिया गया है। उधर आईआईटी मद्रास के ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के सदर उमाकांत दास ने फातिमा की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि साले अव्वल की तालिबा फातिमा ज़हीन थी। सनीचर के रोज फातिमा लतीफ की लाश हॉस्टल के कमरे से बरामद की गई थी। मंगल की रात हैदराबाद में मिर्च वाला स्प्रे आंखों में मारकर एक ताजिर को लूट लिया गया। सिकंदराबाद के महानकाली इलाके में ये वारदात रुनुमा हुई। लुटेरे रूपा राम के पास से 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। नामालूम लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। रूपा राम रोहित ज्वेलर्स वालों के पास काम करता है। दुकान मालिक के कहने पर रूपा राम ज्वेलर्स की दुकान को गया था। रूपा राम
फुटपाथ मार्केट गया था, जहां इमारत के सेलर में उस पर मिर्च स्प्रे से हमला किया गया और पैसे लूट लिए गए। मध्य प्रदेश के डिबरा रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नौजवान रेलवे लाइन के ऊपर लगे बिजली के तार पर चला गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त बिजली के तार में करंट नहीं था। जीआरपी के जवानों ने सख्त मशक्कत के बाद उस नौजवान को नीचे उतारा। इस नौजवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। रेलवे एहलकारों की मदद से इस नौजवान को उतारा गया। जीआरपी जवानों ने सख्त मशक्कत के बाद नौजवान को तार पर से उतारा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के डिबरा रेलवे स्टेशन की है, जहां पर एक नौजवान का ये हाई वोल्टेज ड्रामा है जो कि तार पे चढ़ रहा था। फिर सख्त मशक्कत के बाद रेलवे अहदेदारों की तरफ से उसे उतारा गया। कोलकाता में डेंगू मर्ज के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए जहां कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवामी बेदारी पर जोर दिया, तो वहीं लेफ्ट पार्टियों ने इसे हुकूमत और कॉर्पोरेशन की गफलत शुमारी का नतीजा बताया है और पुरजोर तहरीक चलाने का भी इरादा जाहिर किया है। अब तक 21 लोगों की अमवात हो चुकी है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत आदा। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाके इन दिनों डेंगू बुखार की लपेट में है। अब तक 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें खुद कॉरपोरेशन का एक इंजीनियर शामिल है, जबकि रियासत भर में 23,000 लोग इस बुखार में मुब्तला हैं। सीपीएम लीडर डॉक्टर फवाद हलीम ने इसके लिए हुकूमत और कॉरपोरेशन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम नहीं चलाई गई, जबकि कॉरपोरेशन के मेयर फरहाद हकीम ने डेंगू के बढ़ते मर्ज की असल वजह लोगों में बेदारी न होना बताया। सामाजिक स्तर पर मुकाबला करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स का जिम्मेदारी रियासती सरकार और कॉरपोरेशन का है, तो यकीनन उनके जो खामियाजा है इसमें, और जिसके लिए डेंगू के मौतें हो रहे हैं और मरीज के तादाद बढ़ रही है, इसके लिए ये तो मुद्दा बनना ही है। गंदगी की वजह से हो रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है इसकी वजह से। इसमें तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ के धांगड़ लोगों को बोलते हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार उन लोगों को बोलते हैं हम लोग कि भाई इसके साफ सफाई के ध्यान दीजिए। गली में एक हफ्ता झाड़ू नहीं पड़ता, उसके लिए बोलते हैं। हाँ, परेशानी है,